हेलो साथियों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी अर्थ पे। देखिए, आज हम लोग ग्रंथि चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ग्रंथि चैप्टर हम लोग 2 सेशन में ख़त्म करेंगे और उसके बाद इस ग्रंथि चैप्टर का ये जो पढ़ाएंगे आपको थ्योरी, उसका हम लोग अलग से ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, आज हम लोग ग्रंथि चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ग्रंथि होती है 3 प्रकार की: बाह्य श्राव्य ग्रंथि, अंतःश्राव्य ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। देखिए, बाह्य श्राव्य ग्रंथि के बारे में हम लोग पहले कुछ तथ्य पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। बाह्य श्राव्य ग्रंथि ये नहीं होता कि मतलब वो शरीर के बाहर रहेगा। आखिर यहाँ पे बाह्य श्राव्य ग्रंथि किसी किसी को लगता है कि ये नाम कैसा है, बाह्य श्राव्य ग्रंथि। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो शरीर के बाहर रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो शरीर के अंदर रहेगा, लेकिन उसका एक अलग नली होता है। जैसे अलग नली मतलब समझे, एक अलग जाने का रास्ता होता है। और बाह्य श्राव्य ग्रंथि जो भी है वो सब क्या होता है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंजाइम। और अंतःश्राव्य ग्रंथि क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है जो ब्लड के साथ चलता है और बहता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बाह्य श्राव्य ग्रंथि के तथ्य के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम निकलता है और इनमें नली का ड्यूट पाया जाता है, यानी कि अलग सी नली, यानी कि एक अलग सी नली पाया जाता है। अतः इनका मार्ग क्या, इनका मार्ग निश्चित होता है, एकदम निश्चित होता है। अतः बाह्य श्राव्य ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलते। मतलब समझे, जो भी ग्रंथि रक्त में आकर मिल रहा है, जो भी ग्रंथि अगर रक्त में मिल रहा है तो बाह्य श्राव्य ग्रंथि वो नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। और जो भी ग्रंथि हार्मोन, मतलब ग्रंथि में अंतःश्राव्य ग्रंथि क्या है, हार्मोन है, वो आके रक्त में मिल रहा है तो वो क्या होगा, तो वो होगा अंतःश्राव्य ग्रंथि। चलिए हम लोग पहले बाह्य श्राव्य ग्रंथि के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, चलिए। श्वेत ग्रंथि पहला, आशु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार, आशु, कीचड़, माइबोबियन। देखिए, इसके बारे में हम लोग कुछ बताएंगे आपको आगे जाके। पहले हम लोग कुछ जान जाते हैं लीवर के बारे में। सबसे बड़ी बाह्य श्राव्य ग्रंथि है ये। क्या है सर? ये सबसे बड़ी बाह्य श्राव्य आपकी ग्रंथि है। आपके एग्जाम में आपका आ गया कि सबसे बड़ी इनमें बाहरी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी बाह्य श्राव्य ग्रंथि कौन है। तो अब क्या मारिएगा, आंख बंद करके आप लीवर पे टिक मार दीजिएगा। सबसे बड़ी बाह्य श्राव्य ग्रंथि है, यह पेट के दाहिने ओर अवस्थित रहता है। पेट हमारा जो है ना, उसको बोलते हैं उदर गुहा। ये हमारा दाहिने ओर अवस्थित रहता है और लीवर में ही संचित रहता है। कौन? फाइब्रोजन और हेपरिन। देखिए, फाइब्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है ना हमारा सर फाइब्रोजन, ये हमारा ब्लड के साथ पाया जाता है। और ये हेपरिन जो है ये भी, लेकिन हेपरिन जो है वो खून को अंदर जमने से रोकता है। क्या करता है? खून को अंदर जमने से रोकता है। समझे सर, ये खून को जमने से रोकता है। ठीक है, और हाँ, जब होता है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपापचय को तोड़ फोड़ करता है। कौन? हमारा ये लीवर करता है। आखिर हमारे शरीर में लीवर नहीं रहेगा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट कैसे पचेगा? ये जो प्रोटीन जो खाते हैं हम लोग, इतना जो हम लोग खाते हैं, कैसे पचेगा? ठीक है ना। तो ये लीवर बहुत ही मदद करता है, क्योंकि लीवर में क्या होता है, यकृत होता है, और जो हमेशा पीत रस निकालता है। और पीत रस क्योंकि वह क्षार होता है। क्या होता है? पीत रस क्या होता है? क्षार होता है। तो क्षार होने से ये पीत रस हमारा जो भोजन को है वो बहुत ही उपचय, यानी कि तोड़ फोड़, यानी कि बहुत ही बारीकी से तोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। विटामिन और वसा जैसे घुलनशील रहते हैं, इसमें लीवर में, और यकृत में जाकर संचित रहते हैं। हमारे लीवर में देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, और यकृत में क्षतिग्रस्त होगा कोशिकाओं को, यकृत में क्षतिग्रस्त। आखिर हमारा लीवर क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हो गया? आखिर हमने जहर खा लिया। ठीक है, तो डॉक्टर कैसे पता करता है कि क्या हुआ है? तो आखिर सबसे पहले कोई आदमी जहर खा के मरता है तो सबसे पहले उसका लीवर चेक होता है। क्या होता है सर उसका चेक? लीवर। क्योंकि हमारा जो लीवर जो है वो ऑटोमेटिक, मतलब वो अपना इतना क्षमता रखता है कि हम सही हो जाए। लेकिन आखिर आप कुछ ज़्यादा ही खतरनाक जहर खा लेंगे तो लीवर कहाँ से चलेगा? किसी का भी क्षमता होता है ना। तो पढ़ते आगे देखिए, पुनर्निर्माण कर लेता है। आखिर हमारा लीवर 90% भी खराब हो गया, ठीक है, और 10% भी सही है, तो लीवर अपने आप, इसका मतलब ऑटोमेटिक वो खुद को सही करने में सक्षम है। समझे बात को। शरीर में कोलेस्ट्रॉल यकृत में पाया जाता है। देखिए, आखिर हम लोग ज़्यादा तेल वाला खाना खाएंगे, जैसे बाहर गए, मम्मी ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आओ, तो पैसा बचा तो चलो भाई चॉकलेट खा लेते हैं, चलो भाई खा लेते हैं बर्गर। ये सब खाने से क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है, जिससे हमारा खून का आवाजाही, मतलब खून जो अप डाउन करता है ना,
वो उधर जाकर जो उसका नली होता है मोटा होता है खून का जाने का, लेकिन वो जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारे शरीर में तो वो उस नली के ऊपर जाके बैठ जाता है, जिससे हमारा खून को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, जिससे हमारा हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। यकृत में बिलिरुबिन क्या सर द्रव निकलता है, जिससे पीत रस हरा रंग होता है। देखिए पीत का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि हमारे लीवर में ही पाया जाता है बिलिरुबिन द्रव, ठीक है ना। यकृत में, और देखिए यकृत में बिलिरुबिन क्या सर, यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है, जिसके इस तरह से पीलिया रोग होता है। अब पीलिया क्या होता है आप जानते हैं, जॉन्डिस होता है। अब चलिए आगे आते हैं कुछ, चलिए लीवर यानी कि यकृत अमोनिया को यूरिया बदलता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब क्या है, लीवर जो है अमोनिया को बदलता है यूरिया में। देखिए आप तो कभी ट्रेन पे गए होंगे तो ट्रेन से उतरे होंगे टॉयलेट करने के लिए, तो देखते होंगे दीवार को गिरा दिया है पेशाब कर करके, ऐसे टॉयलेट करता है ऐसा, है ना। तो देखिए ये जो अमोनिया ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है। जैसे मुर्गा जो होता है ना, जो उसका जो मैला होता है, जो मछली जो होता है उसका जो मैला होता है, आप वहाँ पर जाइए आपको बहुत ही बदबू देगा, ठीक है ना। तो ये जो अमोनिया है ये वही है, लेकिन हमारे शरीर में अमोनिया बढ़ता है, लेकिन लीवर इसे क्या बदलता है, यूरिया में बदलने का सक्षम रखता है, जिससे हमारे शरीर को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग को टॉयलेट लगेगा और हम लोग 2-3 घंटा रोक लेंगे तो यूरिया जो है ऑटोमेटिक अमोनिया में बदल जाएगा, जिससे हमारा शरीर में बहुत सारे बीमारियों का देखने पड़ता है, ठीक है ना। यकृत ग्लूकोज के क्या करता है, लीवर जो है ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदलता है। अब ग्लूकोज क्या होता है, ये एक मीठा होता है यानी शर्करा। अब शर्करा क्या होता है वो आपको चैप्टर आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बता देते हैं। देखिए ग्लूकोज जो है हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मतलब जो भी खाना खाते हैं उसमें पाया जाता है। ऐसा बात नहीं, ग्लूकोज चीनी मिठाई सब पाया जाता है, लेकिन बोल रहे आप देखिए हर आदमी तो नहीं खाता है मिठाई, हर आदमी तो नहीं खाता है फल, लेकिन रोटी तो खाता है, चावल तो खाता है, लेकिन उसमें ही ग्लूकोज की मात्रा भी पाया जाता है कुछ। तो ये जो है ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदलता है, कौन, हमारा लीवर। आखिर लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है तो पता है क्या होगा, हमको क्या बोलते हैं उसको, शुगर हो जाता है। आखिर लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, देखिए आगे बताते हैं। अतः यकृत में निष्क्रिय खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बसा कोलेस्ट्रॉल बदलता है और रासायनिक रूप से स्टेरॉइड होता है। देखिए क्या बोला, अतः यकृत के निष्क्रिय यानी कि लीवर को खराब हो जाने पर शरीर जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब हम लोग टॉयलेट करेंगे तो वो ग्लूकोज की मात्रा हमारे पेशाब के द्वारा बाथरूम में आ जाएगा, अब बाथरूम में लग जाएगा चुट्टी, तब हो गया ग्लूकोज। ऐसा बात नहीं है, मतलब ये रियल केस होता है कि बाथरूम में चुट्टी लग गया तो आपको शुगर ही है, कभी कभी यूरिया में भी खराबी आ जाता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु कारण जांच करने के लिए आखिर लीवर में जांच करता है। देखिए क्या बोले, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारण जांच करने के लिए हमें क्या करते हैं, पहले लीवर की जांच की जाती है। हाँ, भ्रूण अवस्था। अब देखिए भ्रूण क्या है, जब कोई बच्चा माँ का पेट में होता है, जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जब तक यानी कि अभी भी पेट में है और 1 सेकेंड बाद बच्चा बाहर निकलने वाला है, ठीक है, लेकिन जब तक वो अंदर है उसे कहेंगे भ्रूण, ठीक है ना। और आरबीसी का निर्माण लीवर में मेसोडर्म कोशिका में होता है। देखिए भ्रूण अवस्था में आरबीसी क्या होता है, ये हमारा ब्लड का निर्माण करता है, ठीक है ना, मतलब सॉरी आरबीसी हमारा ब्लड होता है। तो क्या बोला, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण क्या होता है, लीवर के मेसोडर्म कोशिका में होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ज़्यादातर, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण मेसोडर्म कोशिका में होता है, ठीक है। देखिए सर एक मिनट, हाँ, लीवर जहर के प्रभाव को कम करता है। क्या करता है, लीवर जो है जहर के प्रभाव को कम करता है। चल नहीं रहा है भाई, क्या बात है। हाँ, लीवर जो है जहर के प्रभाव को कम करता है। देखिए आपको जहर खाए तो ऐसा बात नहीं, लीवर उस जहर को काटने में सक्षम होता है, लेकिन आखिर आप कुछ ज़्यादा ही खतरनाक जहर खा लिए तो लीवर उतना झेल नहीं पाएगा, इसी वजह से आदमी मर जाता है। तो सबसे पहले आप जहर खाते हैं ना कोई भी आदमी, तो सबसे पहले लीवर उस जहर को काटने के लिए सक्षम होता है, ठीक है, सबसे आगे पहले वही आता है। लीवर में कफर सेल पाया जाता है जो कीड़ा विषाणु जीवाणु को मार देता है। अब ये कफर सेल क्या है, ये एक हमारा कोशिका है जो कीड़ा विषाणु जीवाणु हमारे शरीर में आ जाता है खाने के द्वारा चाहे हवा के द्वारा, तो उसको लीवर में जो कफर सेल है उसे मारने में सक्षम होता है, ठीक है। लीवर में
पीतरस बनता है। क्या बनता है? पीतरस। उसमें क्या पाया जाता है? कॉपर, लोहा और पोटेशियम। लीवर में एल्यूमिन प्रोटीन बनता है। क्या बनता है लीवर में? एल्यूमिन प्रोटीन बनता है। लीवर में एल्यूमिन प्रोटीन बनता है सर। और जो खनिज पदार्थों को रक्त को में जाकर प्रभावित में सहायक होता है। क्या बनता है? लीवर में एल्यूमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थ में रक्त में प्रभावित होने के लिए सहायक होता है। ठीक है ना। ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में इतना ही नहीं है, और भी चैप्टर आगे है, हम आपको बता देते हैं अच्छी तरह से। रुकिए एक मिनट, अभी हम लोग कुछ पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, तो ध्यान दीजिए। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, आपका ये चैप्टर हम ऐसे ख़त्म करेंगे जो आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हमारा सिर है। ठीक है, सिर में देखिए कितना ग्रंथि पाया जाता है हमारा। ठीक है ना, पहले देखिए हाइपोथैलेमस, ये हमारे बिल्कुल आँख के एकदम बगल के हिस्सा में पाया जाता है। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है ना। क्या है ये? पीयूष ग्रंथि। ये जो है पीयूष ग्रंथि, ये बिल्कुल आँख के बगल में पाया जाता है। जहाँ पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है ना, वहाँ पे ही पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। ये देखिए पीनियल, इसका पीनियल ग्रंथि क्या होता है? ये बच्चे में बहुत ही एक्टिव रहता है। ये नींद आने में बहुत काम देता है। क्या रहता है? नींद को आने में बहुत ही काम देता है। आखिर जिसको ज़्यादा नींद आ रहा है ना, तो समझिए उसका पीनियल ग्रंथि बहुत ही एक्टिव है। ठीक है। थाइमस क्या है सर? देखिए थाइमस ग्रंथि, ये हम लोग का नहीं होता है, मतलब ये 10 से 12 साल के बच्चे तक ही मतलब ये एक्टिव रहता है। उसके बाद ये स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसके आखिर जब तक आप देखते होंगे बच्चा को ज़्यादा भूख नहीं लगता होगा, क्योंकि उसका थाइमस ग्रंथि बहुत ही एक्टिव रहता है। लेकिन अभी हम लोग को थाइमस ग्रंथि नहीं है। ठीक है ना, ये 10 से 12 वर्ष आने तक ही ये स्वतः ही खत्म हो जाता है। क्या? थाइमस ग्रंथि। अब देखिए थायराइड और पाराथायराइड, ये हमारा बिल्कुल गला जो है ना वहाँ पाया जाता है, गला। और ये क्या है सर? एक पाराथायराइड, ये गला के यानी गर्दन के पीछे पाया जाता है, बिल्कुल एच की आकार का पाया जाता है। कौन? पाराथायराइड ग्रंथि। ये क्या है? पिंक्रियाज, एक एड्रोन ग्रंथि। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। पहले हम लोग कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि के तथ्य के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, हाँ चलिए देखिए इसमें हार्मोन निकलते हैं। अभी आपको बोले थे, हम क्या बोले थे? देखिए एंजाइम जो है, एंजाइम का अलग नली होता है, लेकिन हार्मोन का नली नहीं होता है, वो ब्लड के साथ ही चलता है। इसमें हार्मोन निकलता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, आप समझ गए ना। और इनका मार्ग निश्चित नहीं होता है। इनका मार्ग क्या होता है सर? निश्चित नहीं होता है। इनका मार्ग निश्चित नहीं होता है, और इसमें निकलने वाले हार्मोन रक्त में जाकर मिल जाते हैं, जैसे में हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, एड्रिनियल और ग्लूटामाइन और पीयूष ग्रंथि। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल 9 है। अंतःस्रावी ग्रंथि कितना है? 9 है। पहले पढ़ते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है ना। या दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? दूसरी। तो पहली कौन होगा? तो पहली हमारा कौन है? देखिए पहला कौन है? पीनियल, जिससे हमारा बहुत ही नींद आता है। समझे ना बात को, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी नीचे आ जाते हैं। ठीक ना। देखिए पीयूष ग्रंथि के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कुछ। पीयूष ग्रंथि या दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। याद रखिएगा, पहला नहीं है, दूसरा है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका भार बहुत ही कम 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क का क्या बोला? अधरतर बीचों बीच पाया जाता है। या शरीर के विभिन्न कार्य क्रिया को, यानी कि शरीर को नियंत्रित यही करता है। शरीर में हम लोग कुछ भी करते हैं ना, हाथ उठाए या किसी को मार दिए या कुछ कर दिए, ये पीयूष ग्रंथि ही कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। देखिए मास्टर क्या होता है? किसी को पढ़ाने वाला, किसी को सही राह दिखाने वाला, वैसा ही पीयूष ग्रंथि है। समझे बात को। तो पीयूष ग्रंथि में स्पेशल, यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्पेशल ही 11 हार्मोन निकलता है। सोचिए, ऐसे हम लोग को पढ़ना तो है ही 9 हार्मोन, लेकिन पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? टोटल 11 हार्मोन निकलता है। समझे ना बात को। अब आगे देखिए, पहले हम लोग पीयूष ग्रंथि को अच्छा तरह से बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लेते हैं। ठीक है। पहला क्या है सर? TSH। क्या है? TSH। देखिए यह हार्मोन क्या है? यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालता है। क्या निकालता है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालता है। देखिए
थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि कहाँ है, थायरोक्सिन क्या है, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि थायराइड अभी है, अभी आप पढ़ा रहे पीयूष ग्रंथि, अब आ गए थायराइड ग्रंथि। रुकिए दिखाते हैं। क्या बोले थे आपको कि यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, देखिए थायराइड ग्रंथि, ये देखिए गर्दन पे क्या बोले थे, गर्दन के आगे क्या है, थायराइड, और गर्दन के पीछे क्या है, पैराथायराइड, ठीक है ना। तो आगे आइए चलिए, हाँ क्या बोला ये, कहाँ थे हम लोग सर, एक मिनट, हाँ यह हार्मोन के थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलने में उत्सर्जित करता है, और जब क्या बोला, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलने में उत्सर्जित पैदा करता है, और जब थायराइड ग्रंथि में आयोडीन क्या होता है पता है, ये नमक होता है, आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन नहीं बनता है, जिससे हमारी बीमारी घेगा। आप किसी को देखा होंगे जब गर्दन के आगे बड़ा सा दम मोटा हो जाता है गर्दन का, उसे कहते हैं बीमारी घेगा, कहते हैं क्या कहते हैं उसे, घेगा। तो ये होता क्यों है, जब हमारा थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता तो इससे क्या होगा, हमारा थायराइड ग्रंथि में यानी कि गला में क्या हो जाएगा, बीमारी घेंगा का आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एसटीएच हार्मोन, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब देखिए वृद्धि मतलब जिसमें आप किसी को देखोगे बहुत ही नाटा रहता होगा या बहुत ही कोई लंबा रहता होगा, तो जिसमें एसटीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही लंबा होगा, कम से कम 6 फीट 5 फीट 8 इंच ऐसा, और जिसमें बहुत कम होगा वो बौना हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन सब निकाल कौन रहा है, ये ग्रंथि जो है निकाल कौन रहा है, तो ये निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, देखिए पीयूष ग्रंथि, कौन निकाल रहा है, ये निकाल रहा है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। चलिए, या वृद्धि को क्या करता है, या वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से बौनापन, क्या बोले सर, कमी होगा तो बौनापन, और एसटीएच हार्मोन को आखिर वृद्धि होगा तो लंबा। आखिर एग्जाम में आपका आ गया कि एसटीएच हार्मोन की कमी होने से क्या होता है, तो आप क्या मारिएगा बताइए, आपके एग्जाम में आ गया कि एसटीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो क्या मारिएगा, आप मारिएगा बौनापन, ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा तो अधिक लंबा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अधिक लंबा। अब देखिए एलटीएच हार्मोन क्या है सर, एलटीएच हार्मोन यह एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध का स्त्राव करता है। अब आप समझे नहीं होंगे या ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, या दूध के साथ स्त्राव कर रहा है। देखिए ये दूध को निकालने के लिए बहुत ही सहायक होता है। अब कौन सा दूध, गाय का दूध नहीं, जब बच्चा जो होता है क्या होता है, बेबी जब होता है, जब माँ से गर्भ से निकलता है, तो उसकी जो माँ की जो बच्चा को जब वो दूध पिलाते हैं, तो ये एलटीएच हार्मोन निकालने में बहुत ही सहायक होता है, जिससे दूध का स्त्राव में सहायक होता है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखिए ये क्या है, लेबर पेन को कम करता है। अब ये क्या है, लेबर पेन बताते हैं आपको, इसे वर्थ हार्मोन में करते हैं या लव हार्मोन। ऐसा देखिए, अब हमको किसी से प्यार है, जैसे दोस्त हो गया, जैसे बहन हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जिसके हमको किसी से प्यार करने के लिए मतलब उत्तेजना पैदा करता है, इसे बोलते हैं चुमो हार्मोन। अब ये नहीं समझिएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसे देखिए ऐसा बात नहीं कि हमको मेरे घर में कुत्ता है तो मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं, फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, तो ये हार्मोन जो है वो वही मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसे कहते हैं लव हार्मोन। एग्जाम में आता है कि लव हार्मोन इनमें से कौन है, अब क्या मारिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या मारिएगा आप, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, याद रखिएगा, आखिर बोल देगा एग्जाम में लव हार्मोन इनमें से कौन है, तो क्या मारिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। या निकालता कौन है, तो पीयूष ग्रंथि, कौन निकालता है, पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है, आखिर एग्जाम में आपका आ गया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये कौन सी ग्रंथि है, बाह्य या अंदर, बाह्य या अंतःस्रावित, क्या मानिएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि। ये है किसका अंडर, यह है पीयूष ग्रंथि का अंडर, क्या है, पीयूष ग्रंथि का ये, या पीयूष ग्रंथि का अंडर में रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस, अब देखिए आप जो अभी इतना देर पढ़ रहे थे पीयूष ग्रंथि, आप सोचोगे बहुत महान ग्रंथि है, लेकिन नहीं, ये महान नहीं है। इसका जो है, इसको कंट्रोल कौन करता है, देखिए पीयूष ग्रंथि जो है ये पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, क्या समझे, ये जो अभी है ना, देखिए ये जो पीयूष ग्रंथि जो है ये पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, क्या करता है, पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसकी माँ, इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, समझे बात को। हाइपोथैलेमस जो है यह पीयूष ग्रंथि को भी अपने कंट्रोल में करता है, समझे बात को,
ये जो है हाइपोथैलेमस जो है ये पीयूष ग्रंथि को भी अपने कंट्रोल में करता है। अब देखिए आगे देखते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या करता है सर? अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन स्रावित करने के लिए उससे ना पैदा करता है, ठीक है ना। और इसे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए सुपर मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, समझे बात को। देखिए आगे बोलेगा पूरा शरीर को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करता है, तो पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड कैसे करते हैं, तो पीयूष ग्रंथि। लेकिन जहाँ बोल दिया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या मारिएगा आप मारिएगा हाइपोथैलेमस। क्या मारिएगा आप? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, क्या मारिएगा आप? मारिएगा हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं, पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या पढ़ते हैं? पीनियल ग्रंथि। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अच्छा बताइए, सबसे छोटी तो पीनियल ग्रंथि है। आपके एग्जाम में आपका आ गया कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो अब क्या मारिएगा पीनियल, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ये आ गया कि दूसरी कौन है, तो अभी आप पढ़े हुए हैं, ऐसा बात तो नहीं है। चलिए फिर पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष ग्रंथि सेकेंड कौन है सर? पीयूष ग्रंथि सेकेंड है छोटा में। अब बोलेगा बड़ा में कौन है? अच्छा सबसे छोटा में कौन है, क्या बोलिएगा? हमारा पीनियल ग्रंथि। आखिर बोल दिया बाह्य स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा कौन है, तो क्या मारिएगा आप? बताइए, चलिए आप बताइए, कौन है? लीवर। कौन है? लीवर। आखिर बाहर में बोल दिया बाह्य स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा कौन है, तो लीवर। आखिर बोल दिया कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो कौन है हमारा? ये पीनियल। कौन है हमारा? ये पीनियल। कौन है? पीनियल। कौन है? नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि के बारे में कुछ तथ्य के बारे में ध्यान देते हैं कि होता क्या चीज़ है। देखिए यह सबसे देखिए एक मिनट रुकिए। ये जो है हमारा दिमाग है, ठीक है सर। हाँ, ये है हमारा ऊपर वाला, ये है बीच का हिस्सा, ये है पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। रुकिए एक मिनट। ये है अग्र मस्तिष्क, ये जो रेड वाला है इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और ये जो है इसे कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। आपको हम जब दिमाग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ना बिल्कुल डीपली, बिल्कुल ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। पहले पीनियल ग्रंथि के बारे में फिर थोड़ा तथ्य पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। इसे कहते हैं थर्ड आई ब्लैक क्लॉक, नींद आने वाली ग्रंथि, ठीक है ना। इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो नींद लाने के लिए सहायक होता है। अब पूछेगा आपको कि नींद लाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है, बताइए कौन सा हार्मोन? पीनियल ग्रंथि नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा? मेलाटोनिन नामक हार्मोन मारिएगा। ये नहीं कि आप मार दीजिएगा। हाँ, आखिर ऑप्शन में नहीं रहा, आखिर ऑप्शन में आपका पीनियल ग्रंथि नहीं रहा, तो आप क्या मारिएगा? सॉरी ऑप्शन में नहीं रहा पीनियल ग्रंथि, तो क्या मारिएगा? मेलाटोनिन हार्मोन। ऐसा एग्जामिनर तो कोई एक ही ऑप्शन देता है, तो हमको पता है, लेकिन याद रखिएगा बोलिएगा कौन सा हार्मोन नींद लाने के लिए सहायक होता है, तो क्या मारिएगा? मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जो सबसे छोटी ग्रंथि होता है पीनियल ग्रंथि, उसी के अंदर पाया जाता है मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो हमें नींद लाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि, ये देखिए अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यही है थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकालता है जिससे घेरा होता है। चलिए देखते हैं। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अभी आप पढ़े बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अब पढ़ लेते हैं। सॉरी छोटा कौन है, फिर सेकंड छोटा कौन है ना। अब पढ़ते हैं बड़ा कौन है छोटा में, अंतःस्रावी ग्रंथि में। देखिए थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी में। यह गुलाबी एच आकार की होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो बीपी, अब देखिए बीपी क्या होता है? किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है या किसी को गुस्सा ठंडा हो जाता है। आप देखते होंगे जो 15 दिन से 10 दिन से खाना नहीं खाएगा उसका बीपी लो हो जाएगा, उसी को बीपी कहते हैं। आयोडीन की कमी से कारण यह ग्रंथि सूज जाता है। ये जो है ना सर, ये जो है फूल जाएगा, और फूल के इतना बड़ा हो जाएगा लगेगा कि उसमें कुछ बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आयोडीन की कमी से होता है, ठीक ना, क्योंकि थायरोक्सिन नामक हार्मोन नहीं निकलने के कारण यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा गला जो है वो सूज जाता है और
बीमारी कौन होता है? एग्जाम में पूछता है कि थायराइड ग्रंथि में होने वाली बीमारी का नाम बताइए, तो कौन है? घेगा। कौन है सर? घेगा। इसे कैल्शियोटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम और फास्फोरस को भी मात्रा को नियंत्रित करता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस को भी मात्रा को नियंत्रित करता है। अब पढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर, यानी कि जैसे हो जाएगा पाराथायराइड, इसे कहते हैं पाराथायराइड। ये जो है ये हार्मोन बहुत ही हमको पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि देखिए पीयूष ग्रंथि कंट्रोल में सब है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि जो है वो रहता है हाइपोथाइलेमस के कंट्रोल में, जैसे ये देखिए इनके कंट्रोल में रहता है, ठीक ना। लेकिन पाराथायराइड जो है ये किसी के कंट्रोल में नहीं, ये अपना मन मौजी है, समझे। ये पता है कौन है? ये अभी आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ही घर में कोई मन बड़ू होगा, वैसा है जो किसी का बात नहीं मानता है, ठीक ना। ये कौन है? पाराथायराइड। ये देखिए यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को, अब देखिए फास्फोरस क्या है, अभी आपको बता चुके हैं। फास्फोरस को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जब आपको केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो आपको फास्फोरस के बारे में अच्छा बिल्कुल एकदम स्लोली एकदम बिल्कुल ईजी तरह से आपको बता देंगे, ठीक है ना। देखिए पहले हम लोग कुछ यहाँ पे आगे आते हैं। हाँ चलिए, यह फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे, अब थायराइड क्या है देखिए, ये हमारा थायराइड ग्रंथि है, समझ रहे हैं ना। ये हमारा क्या है? थायराइड ग्रंथि। इसके पीछे ही ये हार्मोन अवस्थित रहता है, समझे बात को। कौन? पाराथायराइड। देखिए या इसकी संख्या 4 होती है। अब क्या होती है? 4। देखिए 4, 1 मिनट आपको बिल्कुल तो अच्छा तरह से बताएंगे, रुकिए 1 मिनट। हाँ, इसकी संख्या क्या होती है सर? 4 होती है। 1 2 3 4। इसको टुकली कहते हैं राधा कई एग्जाम में, टुकली। देखिए ये 4 होती है और संख्या 4 होती है। या पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता है। देखें पीयूष ग्रंथि सबको कंट्रोल करता है, लेकिन यही पीयूष ग्रंथि कंट्रोल में नहीं रहता है। ये मन बड़ू है, गांव में बोलते नहीं है कि कोई किसी का बात नहीं मानता है, तो वैसा ही है। चलिए आगे देखते हैं। या बछगुआ, कौन? थाइमस ग्रंथि। कौन सा? थाइमस ग्रंथि। ये देखिए ये हम लोग के शरीर में नहीं पाया जाएगा, बड़ा के जो बूढ़ा हो गया है, जो 20 वर्ष का हो गया है, सोचेगा कि अभी हम लोग शरीर में ये है, तो नहीं ही पाया जाएगा, समझे। इसका पावर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ये बच्चा लोग के शरीर में बहुत ही एक्टिव रहता है। ये जो ग्रंथि है बेबी लोग को, बाबू लोग को जो होता है 5 से 10 साल, 2 से मतलब जो भी बच्चा होता है 12 साल के अंडर, 12 साल के जो छोटा रहता है ना, मतलब 12 साल की कम उम्र में ये थाइमस ग्रंथि बहुत ही उसमें एक्टिव रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे बच्चा को जल्दी भूख नहीं लगता, उसकी मम्मी दौड़ रही है खिलाने के लिए, वो भागा जा रहा है, लेकिन वो भाग ही रहा है, क्योंकि उसको भूख कैसे लगेगा? क्योंकि उसमें थाइमस ग्रंथि बहुत ही एक्टिव रहता है और यह उस समय प्रोटीन को बनाने में बहुत ही सक्षम होता है। थाइमस ग्रंथि बहुत ही आगे रहता है, इसलिए बच्चा को भूख नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को देखिए कोई पूछो या ना पूछो, खाना दे दो भाई, क्योंकि खाना नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे, अब आप लोग को बताएं कैसे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह बछगुआ छाती में पाया जाता है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करता है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद कर देता है। कौन? हमारा ये थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है, ये थाइमस ग्रंथि जो है ये 15 वर्ष की अवस्था के बाद ये काम करना शरीर में बंद कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए ये ग्रंथि कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आखिर ये ग्रंथि लड़का के पास नहीं रहा तो मतलब लड़का वो है ही नहीं। पूछिए क्यों? जब आप बोले कि ऐसा बात बोल रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं है, इसे कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। अब देखते हैं लड़का लोग का लड़ाई, तुरंत घर में चाबी से माथा फाड़ दिया, मतलब कुछ कर दिया, कैसे कर दिया है कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या बात है भाई, इसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, देखते हैं। देखिए एड्रिनल ग्रंथि, अधिब्रिक, वोडियो ग्लैंड, इस ग्रंथि के देखिए इस ग्रंथि में 4S 3S भी कहते हैं, 4S और 3A भी कहते हैं, क्योंकि इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं और इसे एड्रेनलिन क्या है, एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है। अब देखिए आपको हम बताते हैं बिल्कुल अच्छा तरह से, ये इस बार बिहार दरोगा के क्वेश्चन में पीटी या मेंस में यह क्वेश्चन कंफर्म आया है। अब जाके इस बार 1275 जो पोस्ट था 1275, आप उसमें ये देख सकते हैं, ये इसमें
एकदम कंफर्म आया ये क्वेश्चन इस बार। ऐसा बात नहीं है, एक ही बार नहीं आया, ये बहुत एग्जाम में आता है ये सब ग्रंथि जो है, और खासकर ये सब ग्रंथि बहुत एग्जाम में आता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। और इसे 4S और 3S से भी कहते हैं, याद भूलिएगा नहीं आप, ये जो है 4S और 3S भी इसे कहते हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है जिससे आदमी को लड़ने में बहुत ही सक्षम, कोई आदमी को मार दिया, ये हार्मोन उसमें बहुत एक्टिव है तो वो तुरंत भर में उसको जवाब दे देगा, ठीक ना। यह हार्मोन देखिए, यह हार्मोन बीपी को भी नियंत्रित करता है। सोचिए बीपी को नियंत्रित करना, अभी 3 हार्मोन देख लिए। पहला देख लिए हम लोग थायराइड ग्रंथि, देखिए कहाँ पे है हम लोग का, हाँ ये भी देख लिए, फिर ये हो गया, अब ये हो गया। सोचिए बीपी कितना ज़रूरत है। यह हार्मोन बीपी को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन। अब ये मत समझिए कि आप उड़ने लगेंगे, नहीं लगता है कि आदमी गुस्सा में एकदम आग बबूला हो जाता है, लगता है कुछ गोली मार दे, वैसा कर दे, फलना चिल्ला कर दे, वैसा ही ये हार्मोन है। इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अब देखिए, अब आदमी का आखिर जब जान पे आ जाता है तो सबसे पहले क्या है? आत्मरक्षा, उसके बाद ही कुछ है कि नहीं। इसीलिए डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं। अधिब्रिक जो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ। हाँ, अधिब्रिक रेनिन नामक हार्मोन निकलता है, यानी कि अधिब्रिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? रेनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो रक्तचाप को, जो क्या करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और रक्तचाप को नियंत्रित करने में अधिब्रिक और थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए आपको एग्जाम में आ जाएगा कि रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है। तो अब क्या बताइएगा, पहला कौन है बताइए? एड्रेनलिन या अधिब्रिक या 4S या 3 है, समझे बात को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4S 3 लिखा हुआ है कि नहीं, बताइए, है ना। तो देखिए अब एग्जाम हार्ड हो गया है, कंपटीशन सब पढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और सबको हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, सबको ज्योग्राफी आता है, सबको पॉलिटी आता है, सबको आता है, लेकिन आप कुछ ऐसा पढ़िए, आप कुछ ऐसा पढ़िए जिससे आप अलग दिखे हर चीज़ से। आखिर ये क्वेश्चन आखिर एग्जाम में आ गया, कौन सा 4S 3F हार्मोन है। अगर 100 बच्चा में आप 10 बच्चा ही मार पाएगा, तो बताइए आप 90 बच्चा से आप आगे है कि नहीं? आगे है ना। जैसे आप देखिए 4S और 3S हार्मोन, शायद ही किसी को पता होगा कि ये इसी को कहते हैं एड्रेनल हार्मोन। आखिर इसमें 90 बच्चा नहीं मार पाएगा तो अब 10 बच्चा से आगे। ऐसे ही देखिए, अब पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, आप बस पेशेंस बना के रहिए। आखिर जिस दिन आप पेशेंस रखना सीख जाइएगा उस दिन आपका लक्ष्य कंफर्म हो जाएगा, समझे बात को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बात, फिर आप लोग बोलिएगा इतना बात करते हैं। चलिए हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, और यह रक्तचाप यानी कि बीपी को भी नियंत्रित करता है और थायराइड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूलिएगा मत, आखिर बोल देगा कि इनमें से रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, ये दे देगा, चाहे देखिए दे देगा आपको एड्रेनल ग्रंथि, या दे देगा आपको, कौन दे देगा? थायमस ग्रंथि, सॉरी थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई एक ही देगा या इनमें से 2 देगा, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से कोई एक मार दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जनन ग्रंथि, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जब हमारे संतान होता है उस समय ये काम देता है, ठीक है ना। चलिए वैसी ग्रंथि क्या है? वैसी ग्रंथि जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, क्या लेता है? भाग लेता है, उसे हम कहते हैं जनन ग्रंथि, यानी कि मुलाकुलर ग्लैंड। जैसे ओवरी और टेस्टी। ओवरी देखिए, ओवरी क्या होता है? ओवरी देखिए, ओवरी जो है ये पाया जाता है फीमेल में, ठीक है ना। और टेस्टी जो होता है ये पाया जाता है मेल में। ये तो आप समझिए ना। अब ये मत समझिएगा, ये मत बोल दीजिएगा आप ओवरी पाया जाता है मेल में, ऐसा मत कीजिएगा, समझिए बात को। अब ये मत बोल दीजिएगा कि ओवरी पाया जाता है मेल में और टेस्टी पाया जाता है फीमेल में, ठीक ना। तो ध्यान से पढ़िए। तो देखिए हम बता रहे हैं ना आपको, ओवरी जो है ये पाया जाता है आपका फीमेल में और टेस्टी जो है ये मेल में, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है ओवरी, यह है टेस्टी। देखिए जितने भी क्या है, जितनी भी लैंगिक जनन है, क्या है? जितनी भी लैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक क्या होता है बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको देर लगेगा, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाएगा कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए लैंगिक हार्मोन क्या होता है,
आप सुने होंगे एक अलैंगिक बारे में, क्या सुने होंगे? अलैंगिक, ठीक है। एक सुने होंगे लैंगिक। अलैंगिक वह होता है जो नर मादा के साथ नहीं आता है, वो खाली इसमें मादा ही होता है, समझे बात को। अब वो मतलब मतलब वो मादा होता है, और फिर मादा होने के बाद वो ऑटोमेटिक दो हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा। मतलब अब ऐसे करते करते अलग अलग होते होते ये मतलब इसमें सिर्फ मादा होता है, इसमें नर का जरूरत नहीं पड़ता है, समझ गए ना। और इसमें क्या होता है लैंगिक हार्मोन में, इसमें नर और मादा का जरूरत होता है, इसे कहते हैं लैंगिक हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन्स। अब आगे आते हैं, देखिए जैसे स्पर्म, ओवम और वे सभी स्ट्रैंड ग्रंथि होती है, समझ गए ना। ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि खत्म हो गया आज, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि खत्म हो गया। और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ये आपको हम मरवाएंगे, पहले अभी नहीं, मतलब कल मरवा देंगे, आज आपको ग्रंथि पूरा खत्म कर देंगे। ऐसा खत्म कर देंगे आपको फिर अब कोई भी एग्जाम को, अभी रेलवे आ रहा है, आप इस पर ग्रंथि चैप्टर, खाली ग्रंथि टॉपिक का आप कोई भी ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं। अगर गलती होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ सर आपने पढ़ाया था हमको नहीं लड़ा, तो उसका आपको सोल्यूशन हम बताएंगे कैसे आपको नहीं लड़ा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मिश्रित ग्रंथि क्या है ये। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, हम तो पढ़े बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये मिश्रित क्या होता है, देखिए ये इसका नली भी होता है और नली नहीं भी होता है, मतलब समझे बात को। मतलब ऐसा एंजाइम, मतलब ऐसा ग्रंथि जो उसमें से नली भी एक निकल रहा है, मतलब एक एंजाइम निकल रहा है, एक रास्ता एंजाइम का है, जैसे देखिए एक नली है, ठीक है, एक एंजाइम का रास्ता है, एक हार्मोन का रास्ता है। मतलब ऐसा ग्रंथि में जिसमें दोनों साथ में निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एंजाइम हार्मोन साथ निकल रहा है, उसे कहेंगे मिश्रित ग्रंथि, समझे, मिश्रित ग्रंथि। चलिए हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं मिश्रित ग्रंथि होता कहाँ है। चलिए देखिए यह ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को स्राव करता है, समझे ना। अतः इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी दोनों गुण देखे जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बा मिश्रित ग्रंथि। देखिए सबसे पहले हम लोग मिश्रित ग्रंथि में पढ़ लेते हैं अग्नाशय के बारे में बिल्कुल अच्छा तरह से। अब यह अग्नाशय क्या होता है आपको बता देंगे। देखिए यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन अग्नाशय का ही एक भाग होता है और लैंगरहैंस द्वीप का होता है, जिसमें 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है। अब देखिए आपको बताते हैं क्या होता है LAT। देखिए हमारा जो पेट होता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पाया था आपका अग्नाशय, ठीक है ना, कहाँ पाया था, अग्नाशय। इससे ही LAT निकलता है, क्या निकलता है, LAT। ये जो है आपका एंजाइम है, ये हार्मोन नहीं है, और इससे निकलता है एक अल्फा, बीटा और गामा, समझे बात को। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं LAT के बारे में, फिर पढ़ेंगे अल्फा, बीटा, गामा के बारे में अच्छा तरह से। ऐसे आपको लगेगा गंदा हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे रुकिए 1 मिनट। चलिए पहले हम लोग यह समझिए कि यह अग्नाशय है, ठीक ना, यही पे अग्नाशय है ये। तो इससे पहले निकालेंगे हम लोग LAT। देखिए लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है ना। लाइपेज जो है, ध्यान समझिएगा, लाइपेज जो है ये कहाँ गया, हाँ, लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो है यह स्टार्च का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है। अब ये वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, पाचन क्या है, समझे बात को। अब ये वसा क्या होता है, देखिए वसा होता है फैट। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है मंड। अब आपको बोलिएगा मंड क्या होता है, चलिए बताते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए मंड जो होता है इसे कहते हैं चोकर। अब बोलिएगा चोकर क्या होता है, तो रुकिए 1 मिनट। हम लोग रोटी खाते हैं ना, तो रोटी खाने से पहले से हम लोग आटा को चलने से छानते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आपको चलने पता नहीं होगा, चलने से छानते हैं, तो इसके ऊपर जो निकलता है जिसे घट्टा कहते थे। हमारे जो दादा वादा है ना, दादा थे उस समय पहले, तो सब पहले घट्टा खाते थे, समझे, क्या कहते थे, घट्टा, उसका रोटी बनता था। लेकिन अब वो नहीं खाते, अब मतलब घट्टा का रोटी आना, अब घट्टा आना बंद हो गया ज़्यादातर। तो आप कभी आटा को चालिएगा ना तो आपको उजला उजला कुछ मिलेगा, तो उसे कहते हैं चोकर। तो ये सबसे पहले हमारा मुंह से पचना स्टार्ट होता है, यानी कि जो होता है ना मुंह, वहाँ से, लेकिन वहाँ पे पचना
उतना जल्दी में नहीं, मतलब वहाँ पर उतना अच्छा नहीं पचता है, इसीलिए यहाँ पे जो एमाइलेज जो है, ये जो एमाइलेज जो है ये पाचन का काम करता है स्टार्च को यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में बिल्कुल पता कितना होता है, 3 जगह होता है। कहाँ होता है? 3 टाइम। पहला होता है कहाँ, बताइए आप? पहला होता है, बताइए, पेट में, फिर अग्नाशय में, यानी कि इसे कहते हैं पेंक्रियाज, और फिर कहाँ होता है? हमारा छोटी आंत के इलियम में होता है प्रोटीन का पाचन पूर्ण। इसीलिए प्रोटीन जो है बहुत ही कठिन तरह से पचता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे कुछ बताते हैं आपको अच्छा तरह से। आप समझ गए एलएटी के बारे में। एलएटी लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन जो है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन जो है ये एक एंजाइम है। आखिरी एग्जाम में आ गया कि लाइपेज इनमें से क्या है? एंजाइम, हार्मोन, क्या मानिएगा आप? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो आप याद रखिए लाइपेज एलएटी क्या है? लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन है, समझे। और इस बिहार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए आप एक बार जाकर पीटी का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या मेंस का देख लीजिए, हमको उतना ध्यान नहीं है। देखिएगा आप लैंग्वेज देखिएगा, ये वाला देखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा पीटी या मेंस में दिया है, वो भी कौन सा? हाल ही फिलहाल 1275 पोस्ट में इस बार दिया था ये क्वेश्चन। आप एक बार चेक कर लीजिए, सोचिए कि ये टॉपिक से इस बार 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी हम पढ़ते हैं अभी अल्फा बीटा गामा के बारे में, ठीक है ना। देखिए अल्फा बीटा गामा, ध्यान से देखिएगा सर। अल्फा यह एक कोशिका, क्या है बोला? यह अल्फा कोशिका है। यह एक जितना है ना अल्फा बीटा गामा, ये सब एंजाइम है, याद रखिएगा। हार्मोन नहीं, सॉरी हार्मोन, हाँ एंजाइम नहीं है, हार्मोन है, सॉरी हमसे गलती हो गया। ये क्या है? हार्मोन है। देखिए इसमें ग्लूकोन निकलता है। अब ग्लूकोन क्या होता है? ये ग्लूकोज को मतलब ग्लूकोन की तरह होता है, जो शरीर में ग्लूकोज का स्तर को बढ़ा देता है और ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। अभी आपको पढ़ा था कि ग्लूकोज को, इसका बोलते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कब बदलता है? कब बदलता है? हमारा लीवर, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? लीवर। समझे ना बात को? नहीं समझे? आप समझ गए होंगे, ऐसा बात नहीं है। आप लोग तो हमसे पढ़ने में तेज है ना। देखिए हाँ, अल्फा जो कोशिका होता है इसमें क्या होता है? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अल्फा कोशिका का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग बीटा कोशिका के बारे में। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? इसमें इंसुलिन, सॉरी 1 मिनट सर, 1 मिनट गलती हो गया। हाँ इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है? हाँ आपको बताते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए एग्जाम में आपको बताते हैं इंसुलिन के बारे में। देखिए इंसुलिन की कमी आके हो जाएगा आपके शरीर में, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो पता है क्या होगा? आपको शुगर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? शुगर। फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कहीं पार्टी में गए होंगे तो आपको शायद नज़र पड़ा होगा, हम तो देखे थे इसलिए हमको पता हुआ। इस बार एक आदमी को देखे कि हम बहुत रसगुल्ला खा रहा था, उसको बहुत डायबिटीज़ था, लेकिन वो गया और एक छोटा सा सुई निकाला, अपने ही मतलब डॉक्टर को नहीं बुलाया, वो अपने ही मतलब शरीर में क्या बोलते हैं उसको, हाथ में ले लिया। तो हम पूछे कि भैया ये क्या है? तो बोला कि ये सुइया इंसुलिन का है, जिससे बीपी को शुगर को कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा कि इंसुलिन करता क्या है। ये जो है इंसुलिन, ये करता क्या है? क्या करता है बताइए? ये ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। आखिर इसकी कमी से क्या होगा? डायबिटीज बढ़ जाएगा। और ये इंसुलिन जो है ये बना क्या का होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये सब प्रोटीन का बना होता है। क्या का बना होता है? क्या का होता है? ये प्रोटीन का होता है, भूलिएगा नहीं ना। क्या का होता है बताइए? प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। और अतः इंसुलिन प्रोटीन है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। अब जस्ता क्या है सर? देखिए जेडन क्या है? ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री का, हाँ केमिस्ट्री का है। तो आपको जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छा तरह से बताएंगे कि जस्ता होता क्या है, कॉपर क्या है, फास्फोरस क्या है, लिथियम क्या है, बस जो भी है बताएंगे वहाँ पे आपको। यहाँ पे समझिए सिर्फ क्या समझिए कि इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, ठीक है ना। जस्ता पाया जाता है और इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर में क्या होता है? आपका घुलनशील होता है। और
इंसुलिन कमी से शरीर में क्या बढ़ता है? डायबिटीज। देखिए ग्लूकोज, मधुमेह, आपको एग्जाम पता है मधुमेह आएगा, डायबिटीज नहीं आता है, याद रखिएगा। इसी का नाम क्या है? शुगर चिनिया बीमारी, याद रखिएगा, ठीक ना। अब पढ़ते हैं गामा कोशिका के बारे में। देखिए ये जो है हमारा है गामा कोशिका। चल रहे, हाँ एक मिनट, हाँ गामा कोशिका। देखिए ये देखिए, इसमें सेमोट्रोस्टोन निकलता है जो भोजन को सौंगीकरण के लिए आवश्यक होता है। अब बोलिएगा आपकी सौंगीकरण क्या होता है ना? ये क्या है? सौंगीकरण क्या है ना? तो देखिए बताते हैं। ये देखिए, ये जो सौंगीकरण है इसका मतलब क्या होता है? यानी गामा कोशिका का काम क्या है? ये गामा कोशिका जो है ना, ये हार्मोन है, समझे बात को। इसमें सेमोटेस्टोन हार्मोन निकलता है और यह भोजन को सौंगीकरण के लिए आवश्यक होता है। अब ये होता क्या है देखिए बताते हैं आपको, एक मिनट। हाँ, भोजन को जो है, या अब देखिए सौंगीकरण का मतलब क्या होता है? भोजन पे बिल्कुल तो अच्छा तरह से मिलाना, ठीक ना। तो ये करता कौन है? ये करता है गामा कोशिका। कौन करता है? गामा कोशिका, ठीक है ना। चलिए आपका ये जो है ग्रंथि चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। राधे राधे, जय श्री राम। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया हमें बताइएगा।